हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए अब क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं दो मेजर टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो कि बुक लिस्ट। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अभी हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि अभी मार्केट में क्या है ना कि आखिरी के 3 महीनों में बहुत सारा मटेरियल आएगा और यहाँ पे एस्पिरेंट्स जो वो रिसोर्सेज पढ़ रहे होते हैं ना, कई बार उसी पे डाउट कर बैठते हैं कि यार मार्केट में ये मैगजीन आ गई, ऐसा करता हूँ इसको पढ़ लेता हूँ, यार अब मेरे से लक्ष्मीकांत तो हो नहीं रही, तो ऐसे करता हूँ वही पढ़ लेता हूँ। तो क्या ये तरीका सही है? क्या अपने रिसोर्सेज को छोड़ के हम दूसरे रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या फिर अपने रिसोर्सेज पे स्टिक करें, या फिर ऐसा कौन से रिसोर्सेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो करने ही करने हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको वो मिनिमम रिसोर्सेज बताऊंगा जो आपको करने ही करने हैं, उसके बाद आपकी इच्छा। ठीक है, यानी कि ये मैंडेटरी है टू डू लिस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको एक स्ट्रैटेजिक आइडिया भी दूंगा कि मान लीजिए कि अगर आपने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है तो कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को। देखो यहाँ पे अब जो 3 महीने बचे हैं, टेक्निकली 3 महीने भी नहीं है, फेब तो गया ऑलमोस्ट, है ना। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई 28 को पेपर है तो 27 तक आप दिन गिन ही नहीं सकते, क्योंकि आखिरी के 15 दिन तो रिवीजन होते हैं। आखिरी के 15 दिन में नई चीज आप छूओगे ही नहीं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि यू हैव ओनली अराउंड 60-70 डेज ही हैं, उसमें ही आपको सब कुछ करना है। तो वाई नॉट कि 60-70 डेज में आप ऐसी प्रिपरेशन रखो कि बहुत से आप में से जिन्होंने 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना, बहुत से ऐसे हैं। तो ऐसा मत करना यार कि 2-3 महीने में आप सब कुछ कवर करने की कोशिश करो, जिसमें से ये 3 महीने भी आपके बर्बाद हो जाएं और पता चला फिर फिल्म्स नहीं निकला और फिर उसके बाद फिर वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है। गुड थिंग इज कि आप उन चीज़ों को टारगेट करो जो आपको हेल्प करेंगे 2023 एग्जाम निकालने में। ठीक है, और आपका जो कोर है वो मजबूत हो जाए। तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए देखो, सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि इन 3 मंथ्स में हम ऐसा क्या पढ़ें जो कि हमको वैल्यू प्रोवाइड करे, और जो ना सिर्फ इसी प्रीलिम्स में बल्कि आने वाले टाइम पे भी हमको मदद करे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मिनिमम बुक लिस्ट की बात करूंगा कि मिनिमम ये आपको पढ़नी है, और इससे इसके साथ में अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर दी और साथ में आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिए, तो ये लगा लो कि आपका अच्छा खासा चांस है। अब बाकी आपके एफर्ट्स पे है, बाकी आपकी समझदारी पे है, और आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हो और कैसे रिवाइज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के। GS1 पॉलिटी, देखो सबको पता है पॉलिटी में अभी मैं बोलूंगा सिर्फ एक चीज का हाथ आपने पकड़ना है, वो हो गया लक्ष्मीकांत। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक हिंट ये दूंगा कि अभी मैं आप में से जिन्होंने पढ़ लिया तो उनके लिए बहुत आसान है, इसी की किताब पे स्टिक करो यार, इसी को रिवाइज करो। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो उन चीज़ों के नोट्स बनाओ जिनमें आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, जो आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सॉरी, आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, एकदम सोच रहे हैं कि आप कैसे इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट ये दूंगा कि इनमें से ऐसा कोई भी अगर सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना एक बार PYQ को गो थ्रू कर लेना। PYQ में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नजर आ जाएंगे। जैसे अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो PYQ में आप देखो कि फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, DPSP हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनमें आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो लक्ष्मीकांत में जो आपके 60-70 चैप्टर्स हैं, उनमें से 15-20 जो चैप्टर्स हैं दे आर हाई इंपैक्ट चैप्टर्स। तो उनको अगर अच्छे से कर लोगे तो लगभग लगभग आपकी पॉलिटी में कमांड बन जाएगी। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, एक बार PYQ को गो थ्रू कर लो, मुश्किल से 3-4 घंटे लगेंगे। उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर दो एंड सिंपली स्टार्ट। सेम आपने सारी चीज़ों में करना है, मैं बस यहाँ पे अब आपको रिसोर्सेज बताऊंगा। ठीक है, दैट्स इट, सिर्फ लक्ष्मीकांत। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई भी रिसोर्स फॉलो करते आ रहे हो, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप मुनाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, या किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, यू सिंपली ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम बहुत ही इकोनॉमिक्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि यार ये सोर्स से कुछ बन नहीं रही बात। होता क्या ना, हम गलती क्या करते हैं, एक रिसोर्स को एक ही बार पढ़ते हैं, और एक बार में देखो आपको वो अंडरस्टैंडिंग तो आएगी नहीं, आपको 2-3 बार वो रिसोर्स को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, एक रिसोर्स को पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो दूसरे पे जाएंगे, वहाँ पे भी समझ में नहीं है, तीसरे पे जाएंगे, बोलेंगे यार सारे रिसोर्स बेकार है। एक पे स्टिक करो, चाहे आप किसी स्टैंडर्ड बुक को अगर आपने पढ़ी है उस पर स्टिक करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, गूगल का हेल्प लो, यूट्यूब का हेल्प लो, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आता उसके शॉर्ट नोट्स रेडी करो, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। और इन दी एंड इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैटर करता है प्रैक्टिस।
एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है ना, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। जब तक आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। दिस इज अ रियलिटी। आप चाहे कितनी बेस्ट टीचर से पढ़ लो, जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, आपका पल्ले नहीं पड़ेगा ये सब्जेक्ट। तो यू हैव टू नाउ प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, ठीक। या फिर आप मुनाल सर के नोट्स रेफ़र करना चाहते हो, बहुत अच्छे हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। एंड या फिर आप किसी कोचिंग में अगर पढ़ रहे हो तो कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक चीज़ को रेफ़र करना है। अब यहाँ पे अगर आप में से ऐसा कोई है जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ना मैंने नोट्स पढ़े हैं, ना कोचिंग पढ़े हैं, और ना ही मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, तो अब मैं क्या करूँ? अब आप क्या करो, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, उसको पढ़िए। 12th क्लास के मैंने नोट्स डाले अपने ग्रुप में, तो उससे की कंसेप्ट आपके थोड़े क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आइदर ऑफ दीज यू कैन गो, ठीक है। ये थोड़े बल्कि हैं तो आप कोचिंग के नोट्स पे जा सकते हो, जो आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। तो कोचिंग के नोट्स पे भी जा सकते हो, और जो आपको मार्केट में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज बहुतों को समझ में आ जाती है, बहुतों को नोट्स की लैंग्वेज समझ में आती है, बहुतों को लेक्चर समझ में आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक सोर्स को पकड़ो, कवर करो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इकोनॉमिक्स इज नॉट प्योर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत आ जाता है, स्कीम्स आ जाती हैं, है ना। तो ये नहीं है कि पूरा हार्डकोर सब्जेक्ट है। मुश्किल से जो 25-30% जो थोड़े हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी इजी पार्ट है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपको आपके रिसोर्सेज यहाँ पे आपको बहुत मदद करेंगे। तो इनमें से एक कोई रिसोर्स पकड़ लो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसी पे स्टिक करो यार, हर जगह इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सेम ही है। हिस्ट्री के लिए देखो, अब यहाँ पे हिस्ट्री में क्या है ना कि 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एंशंट है, मेडिवल है, और मॉडर्न है। अब यहाँ पे आप जो पढ़ते आ रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आपको रिसोर्सेज में दिक्कत होगी। वैसे तो कायदे से एंशंट के लिए आर्य शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए आपकी होती है सतीश चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज प्रेफर्ड। अब आपने अगर एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, या फिर कंफ्यूज हो कि अभी कैसे प्रोसीड करूँ मैं, अगर ठीक है, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, स्टार्ट विद मॉडर्न। एंशंट मेडिवल में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप मॉडर्न से स्टार्ट करो। एंशंट मेडिवल के लिए मैं बोलूँगा कि कोई भी बेसिक एनसीईआरटी की या तो बेसिक बुक हो, या फिर आप न्यू एनसीईआरटी जो थीम्स वाली हैं वो बहुत आसान है पढ़ने में, 2-3 दिन में वैसी कवर हो जाएंगी, और इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एंशंट मेडिवल में भी व्हाट यू कैन डू इज़, एंशंट मेडिवल में भी आप सेम फंडा आपने अपनाना है हर जगह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू को गो थ्रू करो, इसमें जो पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं जिस टॉपिक से, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लो, सिंपल, और आपका एंशंट मेडिवल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर हो जाएगा, एंड उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एंड आपका कम टाइम में एंशंट मेडिवल कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे 7-8 दिन आपको लगेंगे, एक बुक में 15 दिन लगेंगे, तो उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। बेटर है यू गो फॉर मॉडर्न, ठीक है। गो फॉर स्पेक्ट्रम में भी आप जैसे रिवोल्ट, पीपल्स रेजिस्टेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, वहाँ से स्टार्ट करो एंड टिल ऑल द वे 1947, आखिरी के 6-7 चैप्टर भी पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो 15 चैप्टर आपके ऐसे ही खत्म हो गए। उसमें से भी बीच बीच में जो कुछ इरेलेवेंट चैप्टर्स हैं उसको हटा सकते हो। तो मुश्किल से स्पेक्ट्रम में भी आपको यार 15-20 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, और एट दी एंड उसके समरी होती है, तो उसकी आप फोटोकॉपी करा सकते हो, है, तो उससे आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। मोस्टली जो हिस्ट्री होता है ना, अगर आपने पीवाईक्यू गो थ्रू करे होंगे, क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इवेंट्स, इश्यूज, पर्सनैलिटीज़, उन पर्सनैलिटीज़ की बुक, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं, तो इनमें आपने फैक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा आपने टाइम डिवोट करना है, ठीक है। तो अगेन स्पेक्ट्रम है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब देखो यार, मैं यहाँ पे नोट्स को क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ, कि मैं क्यों नहीं बोलता हूँ कि यार ऐसा करो स्पेक्ट्रम छोड़ दो, ये नोट्स पढ़ लो। होता क्या है यार कि जितने भी नोट्स मार्केट में हैं ज़्यादातर वो एक स्टैंडर्ड बुक के ही नोट्स होते हैं। अब ये इस किताब को आप अगर पढ़ते हो तो आप खुद ही अंडरलाइन कर दो ना, नोट्स आपके खुद बन जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि एग्जाम में अगर जो आपने नहीं पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बन गया, तो हर सब्जेक्ट में आप चांस नहीं ले सकते ना भाई। जिसके लिए आपको अच्छी किताबें प्रेजेंट हैं तो उसकी किताबों पे रेफर करो, है ना, किताबों को रेफर करो, और जिनकी अच्छी किताबें नहीं हैं तो आप नोट्स पे रेफर कर सकते हो। अब जैसे ज्योग्राफी की ना कोई अच्छी किताब है, ना अच्छे नोट्स मिलते हैं मार्केट में इजीली, एनसीईआरटीज़ को रेफर करो। तो यहाँ पे वन स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर एवरी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चेंज होती है। ज्योग्राफी
सिंपल है, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटीज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको ये समझनी है, जो 6 to 10 एनसीईआरटीज होती है ना, 6 to 10 एनसीईआरटीज में जो भी है वो सब का सब 11-12 एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन्ड है ना। अगर आप बोलोगे कि जो 8 और जो 9-10 की एनसीईआरटी है वो 11th में है सब कुछ, ठीक है, जो 7th-8th में है वो 12th में है। अब फिर हम क्यों पढ़े भाई, हम सीधे 11th से क्यों ना पढ़े? अब यही तो प्रॉब्लम है, अगर आप सीधे 11th की किताब उठाओगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरिंग लगेगी। और जो किताब आपको बोरिंग लगेगी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसका आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और उसमें अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। तो आप बेसिक किताब उठाओ यार, मुश्किल से हफ्ते भर लगेंगे आपको, ठीक है, और आपका बेस मजबूत हो जाएगा ज्योग्राफी में, एंड उसके बाद 11-12 में आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका बेस मजबूत है। तो आई वुड से कि 6 to 10 को एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो एंड उसको हटा दो। और आप अगर पेपर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, मेंस में तो ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी में उनका बेस था, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पे इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। एंड देन यू कैन प्रोसीड टू 11th। 11th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में आपने थोड़ी करनी है मैपिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैपिंग कैसे करें? मैपिंग का मैं हमेशा बोलता हूँ एक सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं यहीं पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। देखो, मैपिंग का सिंपल फंडा होता है, मैपिंग में कुछ नहीं करना। मैं एग्जांपल देता हूँ वर्ल्ड मैप का। आपने जैसे वर्ल्ड मैप है ये, ठीक, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। आपने मेजर मेजर कॉन्टिनेंट्स देखे, ठीक है, आपने बना दिए, पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो हमारा इक्वेटर है वो किन कंट्रीज से पास होता है, किस कॉन्टिनेंट से पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैंसर कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे ओशियंस हैं, ठीक है, जितने भी ओशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए किन कंट्रीज़ के या कॉन्टिनेंट के बीच में है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो हमारी सी होती है ना, मेडिटेरियन सी हो गया, येलो सी, ब्लैक सी, ठीक है, रेड सी हो गया, ये सारी सीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे अक्सर बनते हैं। फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का कि इस सी मतलब जैसे मेडिटेरियन सी से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मेडिटेरियन सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ दीज कंट्रीज, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स होंगे, रिवर्स हो गई आपके, मान लीजिए कि ये डेजर्ट्स हो गए, मेजर वर्ड की आइडिया होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी चीज़ करंट में है वो आपने मैप में प्रैक्टिस करनी है। और सेम फॉर इंडिया, इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमारी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे रिवर सिस्टम है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस वे में आपने मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। मतलब एक बार आप अपना मैप रेडी रख दो, उसको रिवाइज ही तो करना है। मतलब खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और जो चीज़ें न्यूज़ में है यूपीएससी उसी को टारगेट करेगा, क्योंकि यार भाई यूपीएससी को पता है यार इतना मैप कोई नहीं रट सकता, किसी को नहीं याद होता है। नो बडी कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर मैप, स्पेशली यूपीएससी असेसमेंट जहाँ पे हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। द ओनली थिंग यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज़ अवेयरनेस कि भाई करंट में, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई प्लेस न्यूज़ में है तो एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि वो कंट्री या फिर कोई पर्टिकुलर एक रीजन है वो न्यूज़ में क्यों है। दिस इज व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का किसी कंट्री का दौरा हुआ है, वो कंट्री इंपॉर्टेंट है, वो कंट्री का क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंट्री इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द कंट्रीज, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड बट फ्रॉम द करंट। अब ये जो दो टॉपिक हैं ये हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ लेते हैं अच्छे से और साइंस एंड टेक को टोटली छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि इन दोनों से लगभग अगर हम बोले मिनिमम 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये होता है बहुतों का वीक पोर्शन। अब जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक है, इसका एक सिंपल सा अप्रोच ये है कि ये मोस्टली करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, यानी कि 75 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दी फिल्म्स आर ऑफ करंट नेचर, यानी कि करंट में जो चीज़ें हैं तो मोस्टली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में पूछी जाती हैं। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसका सिंपल सा तरीका है। अगर आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, बस उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड करंट में जो भी न्यूज़ जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से आ रही है वो आपको उसका स्टैटिक अच्छे से मजबूत कर देना है। और कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो बार बार एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं, वो आपने उनका स्टैटिक भी थोड़ा अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज इट। तो इसके मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में कब
यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली यहीं पे करंट अफेयर में ही इसका अच्छा कवरेज होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, एनवायरमेंट और साइंस एंड टी के आपको यार बड़े बड़े डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने हैं कि जैसे हम ज्योग्राफी के लिए सिस्टोरियल एनसीईआरटी स्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसके लिए बल्कि बुक हो गई है, इकोनॉमिक्स के लिए बड़े नोट्स हो गए, इसमें कुछ नहीं करना आपने। एनवायरमेंट में बहुत सिंपल है, करंट में जो इश्यूज हो रहे हैं ना, वो उनका स्टैटिक आपने पढ़ना है। और यूपीएससी मोस्टली देखो, अगर आप पीवाईक्यू को थोड़ा ध्यान में देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली यूपीएससी में, जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो भी करंट का स्टैटिक पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन से कोई खबर आई है, तो यूपीएससी इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल पूछ सकता है, या फिर उसका स्टैटिक पूछ सकता है। एनसीबीसी न्यूज़ में है, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काफ़ी न्यूज़ में थी, तो यूपीएससी उसका आर्टिकल पूछ सकता है, उसका अमेंडमेंट एक्ट पूछ सकता है। तो दैट इज द पॉइंट कि करंट में जो चीज़ है उसका करंट तो आने की पॉसिबिलिटी तो पूरी है, लेकिन उसी का स्टैटिक भी पूछा जा सकता है, और वही चीज़ आपने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक में करनी है। सबसे सिंपल अप्रोच यही है कि करंट अफेयर की जो मैगजीन होती है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो पिछले थोड़े से 4-5 साल की पीवाईक्यू को थोड़ा गो थ्रू कर लो, उसमें कुछ आपको कॉमन टॉपिक्स थीम्स मिलेंगे, उनका स्टैटिक प्रिपेयर कर दो एंड यू आर गुड टू गो। कोई इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बुक या दो रेफर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं शंकर आईएएस भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब स्पेशली आखिरी के 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा, है ना। तो दिस इज द अप्रोच। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि करंट अफेयर, और ये मिनिमम रिसोर्सेज है, मतलब इतना अगर आपने कर दिया अलॉन्ग विद इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन करंट अफेयर्स, और साथ में अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर दिए, तो आई डोंट थिंक सो ऐसे इंसान का प्रीलिम्स रुकेगा, क्योंकि उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर का डिटेल्ड, देखो करंट अफेयर का क्या है ना, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के में क्या है कि अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट्स को, सॉरी एस्पिरेंट्स को, 3 कन्फ्यूजन बार बार आ रही है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि क्या हम न्यूज़पेपर छोड़ दें, क्या अभी न्यूज़पेपर भाई हो गया है, अभी न्यूज़पेपर इस टाइम कंज्यूमिंग, 1-1.5 घंटा लग रहा है, क्या छोड़ दें न्यूज़पेपर को पढ़ना, पहली चीज़। दूसरी बात है कि मंथली मैगजीन को हम पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाए, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या मंथली मैगजीन छोड़ दें, क्या ईयरली कंपाइलेशन पे चले जाएं। और ईयरली कंपाइलेशन अब आएगी धड़ाधड़, तो उसको कैसे कवर करें भाई, उसमें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। अगर हम पीटी की बात करते हैं, विजन की, उसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक भी है, एनवायरनमेंट भी है, करंट ये सोशल इश्यूज़ भी हैं, स्कीम्स भी है, कल्चर भी है। तो भाई कैसे इतना सारा पढ़े, गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, उसमें क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे उससे क्वेश्चन आते हैं, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और जो आएगा मेरे दूसरे चैनल पे, ठीक है, शशांक सजवान आईएएस मेंटर वाले चैनल पे आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने इस चैनल पे डाला है, तो जो ये वाला वीडियो होगा तो ये मैं कल मोस्ट प्रोबेबली दूसरे वाले चैनल पे डालूंगा, तो ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन पे भी शायद आपको लिंक मिल जाए। तो ये है बेसिकली हमारी अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-3 तरीके दूंगा कि किससे कि आप इन 3 महीनों में अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यार देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 3 महीने में भैया गारंटीड सक्सेस है, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं आज की डेट में लाइफ में, है ना। दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि 3 महीने कोई मेहनत करेगा तो इसका एग्जाम नहीं निकलेगा। 3 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप सही तरीके से प्रोसीड करोगे, इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज। अगर कंप्लीट बिगनर हो तब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट अगर आ ही गए हो मैदान में तो वाई नॉट गिव योर बेस्ट, ठीक है। 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको जो एक तरीका दूंगा वो है पीवाईक्यू का। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यार एक बार पीवाईक्यू को गो थ्रू कर लो, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर्स के, एटलीस्ट 5 साल के पीवाईक्यू को उस सब्जेक्ट के गो थ्रू करो। जो कॉमन टॉपिक्स पहले जितने जो टॉपिक मिल रहा है आपको, ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से लिख दो, ये क्वेश्चन डीपीएसपी से डीपीएसपी लिख दो, ऐसे करके आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, सॉरी, ये आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला इजी टास्क, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यू गो थ्रू कर लो, एंड देन थोड़े से जो की वर्ड्स हैं, जो की सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी जो की चैप्टर्स हैं, उनको नोट डाउन कर लो, एंड देन स्टडी दोस, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपको सबसे पहला टास्क ये है कि अपने शॉर्ट्स नोट रेडी करने पड़ेंगे। प्लीज़ यार मार्केट के नोट्स पे ज़्यादा
ऐसे नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि यार हमारे जो नोट्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मार्केट के जो नोट्स होते हैं वो सबको ध्यान में रखते हैं। किसी को आर्टिकल नहीं आ रहा तो आर्टिकल भी डाल दिया, किसी को अमेंडमेंट नहीं पता अमेंडमेंट भी डाल दिया, किसी को कमीशन नहीं याद हो रही कमीशन भी डाल दिया। यहाँ पे आपके वही नोट्स बनेंगे जो आपको नहीं पता, और तभी ये आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में करेंगे मदद, क्योंकि लास्ट में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं कर पाओगे आप, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया। एक हफ्ते में पढ़ लोगे उतने सारे रिसोर्सेज। शॉर्ट नोट्स बने आपके तो यू कैन सिंपली रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। बता देता हूँ क्या क्या आपने लिखना है, ठीक है। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, ठीक है, जो चीज़ याद नहीं हो रही आपको, ठीक है, या फिर जो थोड़ी कंसेप्चुअल है, ठीक, कंसेप्चुअल हो गई, फैक्चुअल हो गई, बहुत ही यूनिक, ठीक, तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लो। प्रीलिम्स के लिए तो आपको फैक्ट्स ही करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी लगभग हम मान के चलें तो फेब का महीने में तो यार 3 दिन ही बचे हैं, मार्च अप्रैल मई, और उसमें भी आखिर के 2-3 दिन नहीं है, मोटा मोटा मान लेते हैं 90 डेज, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरे पास 90 दिन है, भाई 90 दिन नहीं है आपके पास। आखिरी के जो आप 15-20 दिन होंगे ना, उसमें आपको 2 रिवीजन करने पड़ेंगे। यानी कि 28 मई को पेपर है आपका, तो 28 मई से लेके यानी कि 22-23 से आपको अगले 5-6 दिन तक तो रिवीजन ही करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स का। तो 6 दिन तो हटा दो, उससे पहले भी हर सब्जेक्ट को आपको 2-2 दिन देने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर 3 दिन देने पड़ेंगे, इट ऑल डिपेंड्स टू यू, ठीक है। तो लगभग आखिरी के 20 दिन तो हटा दो, ठीक है, 20 दिन तो हटा दो, तो आपके पास गिनती के 70 दिन बचे हैं, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं। बहुत कम टाइम है आपके पास, सो एवरी 1 आवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक घंटे की कीमत है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि जो आखिर के जो 5-6 दिन होंगे वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि टाइम बहुत कम बच रहा है। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको अगर एक मोटा आइडिया दूंगा, ठीक है, अगर आपको अभी आपको कैसे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, कैसे कवर करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता। देखो, मान लेते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि देखो, जो एनवायरनमेंट है और साइंस एंड टेक है, ये क्या है, मोस्टली करंट है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो करंट भी आपका कवर हो रहा है, और कोर सब्जेक्ट्स भी आपके, सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आप एक कोर सब्जेक्ट को या तो आप 15-20 दिन में अच्छे से पढ़ लो, 10-15 दिन, या तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 15 दिन मैक्सिमम कवर कर सकते हो अच्छे से, या फिर 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलो अगले 25 दिन तक, ठीक, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हो, और साथ में आप लेके चलो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को। ज़्यादा बर्डन नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 4-5 घंटे में कैसे करूँगा, तो यहाँ पे 4-5 घंटे नहीं देने आपको, यहाँ पे 8-10 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है भाई। 3 महीने हैं, 3 महीने में यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अब यहाँ पे कोई ऐसे नहीं सोच सकता कि यार इतना कैसे होगा, अगर अभी से आप लोग सोचने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। दूसरा, जब आपके ये 2 कोर्स सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, आफ्टर 25 डेज, आप इन दोनों का या फिर एक जो इसमें से आपका बहुत स्ट्रांग है उसको आप सैटरडे संडे को रिवाइज कर सकते हो, है ना, और इसमें से जो आपका थोड़ा वीक है उसको मंडे टू फ्राइडे रिवाइज कर सकते हो, ठीक। और इसके साथ में आप एक थर्ड कोर्स सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। और ये मैंने लंबा टाइम इसलिए दिया है इसको, यहाँ पे आप आपने ऐसा नहीं पढ़ने की स्टैटिक ही पढ़ रहे हो, आपने जैसे पहले पीवाईक्यू देखा सिर्फ कि क्या आया, उसके बाद आपने स्टैटिक पढ़ा, ठीक है। जैसे आपका स्टैटिक कंप्लीट होता है उसके बाद आप उसका करंट अफेयर पढ़ोगे, यानी जो कंपाइलेशन है, ठीक, एंड देन अगेन यू विल प्रैक्टिस फॉर पीवाईक्यू। ये होगा आपका एक तरीका करने का, एंड ट्रस्ट मी, इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं जो इससे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। एंड देन पीवाईक्यू की आप एंड में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन ही आप टारगेट कर रहे हो, और ऐसे ही आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाना है। इसमें आपके लगभग 2 महीने में, अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज आप डिटेल में पढ़ने लगे। लाइक आई सेड कि स्टार्टिंग में अगर पीवाईक्यू से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिगर आउट कर लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ठीक है 50 चैप्टर में से यार ये 25-30 चैप्टर हैं, लेट मी फोकस ऑन दिस चैप्टर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इन्हीं से आए हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली तो प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लेके चलना है, क्योंकि जो बाकी करंट अफेयर है वो साथ में हो जाएंगे, जो कि इसका आप अलग से स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हो ज़्यादा डीप में, तो जो मैगजीन है उसी में स्टैटिक अच्छे से मेंशन है, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू, ठीक है। तो यही चीज है, एंड दैट्स इट इन द एंड।
थैंक यू गाइस, और आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और मेक श्योर कि जो अगला वीडियो जो आएगा रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि भाई कौन सी पीटी आपने पढ़नी है, किसको कितना टाइम आप दे सकते हो, और मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी फैक्चुअल मतलब फैक्चुअल डेटा कैसे पिक करता है, तो ताकि आप थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाएं। एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।